देखो, पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि वो बुड्ढा फाइटर काइरेत्सु को बोलता है कि जाओ जाके जापान के फाइटर्स को इन्फॉर्म कर दो कि अब चाइना वर्सेस जापान होने वाला है। और काइरेत्सु फिर यूजिरो हानामा के पास आता है और कहता है कि मैं भी एक चाइनीज फाइटर हूँ और अब तुम्हारा सामना मेरे से होने वाला है। और फिर वो सारे के सारे फाइटर्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यूजिरो हानामा बाकी से बोलता है कि बेटा, क्या तुम मेरी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन अभी तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। और बाकी भी यूजिरो हानामा की यह बात सुन के एग्री कर जाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और फिर उन सारे फाइटर्स को रिंग में दिखाया जाता है और पहला मैच मिस्टर अनचेंड और रॉन के बीच होगा। रॉन एकदम सूट बूट में होता है और मिस्टर अनचेंड छोटी सी चड्डी पहनकर वहां पे आ जाता है। भाई, इतनी अच्छी बॉडी बना रखी, थोड़ा फ्लेक्स तो बनता है। और क्राउड में बैठे सारे लोग मिस्टर अनचेंड की बॉडी देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसी मसल्स किसी की भी नहीं देखी होती। और रॉन उसकी बॉडी देख के जरा सा भी नहीं घबराता। और जैसे मिस्टर अनचेंड पहला अटैक रॉन पे करता है तो रॉन अपनी जेब से हाथ निकालता है और बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। मिस्टर अनचेंड उस पर दोबारा हमला करता है और वो बंदा मिस्टर अनचेंड से बचते हुए मिस्टर अनचेंड के एक जोरदार किक मारता है और फिर से अपने हैंड्स को अपनी पॉकेट में डाल देता है। और मिस्टर अनचेंड ये देख के काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये कौन सी टेक्निक है भाई, मैंने तो सोचा था कि ये मेरे अटैक से बच भी नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पर अटैक करता हूँ तो अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट से निकाल के मेरे अटैक्स को बड़ी आसानी से डिफेंड कर लेता है। और यूजिरो हानामा दूर खड़ा हुआ समझ जाता है कि इस बंदे का फाइटिंग स्टाइल लाए है। और फिर बाकी भी पीछे से आ जाता है यूजिरो हानामा के पास। और फिर वो बाकी से बोलता है कि बेटा, शायद तुमने ऐसा फाइटिंग स्टाइल पहली बार देखा होगा। उस फाइटर को गौर से देखो और सीखो उससे। उस फाइटर के दोनों हाथ उसकी पॉकेट में है, लेकिन जैसे ही उसका अपोनेंट उस पर अटैक करेगा तो वो अपनी बॉडी को इस तरीके से मूव करेगा आगे या पीछे और बड़ी आसानी से अपने अपोनेंट के अटैक को डॉज कर लेगा। और ऐसा ही बिल्कुल रॉन कर रहा होता है। और ये चीज मिस्टर अनचेंड को भी समझ में आ जाती है। और फिर मिस्टर अनचेंड भी अपने दोनों हाथ को अपनी चड्डी के अंदर डाल लेते हैं। और फिर वो फाइटर बोलता है, अबे तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? और फिर मिस्टर अनचेंड बोलता है कि नहीं रे बाबा, मैं तेरे को तेरे फाइटिंग स्टाइल से ही हराएगा। ये सुन के रॉन एकदम से गुस्से में आ जाता है और मिस्टर अनचेंड पे पंच बरसाने लग जाता है। और मिस्टर अनचेंड उसके इस अटैक को डिफेंड नहीं कर पाते और वो पंच खाने के बाद जमीन पे गिर जाते हैं। और रॉन उसके पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ भाई, तुम तो बोल रहे थे तुम मुझे हरा दोगे बड़ी आसानी से, लेकिन अब तो तुम जमीन पे लेटे हुए हो। और फिर रॉन दोबारा से अपने हाथ को अपनी पॉकेट्स में डाल लेता है। भाई, कुछ तो है इसकी पॉकेट में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या है इसकी पॉकेट में। और मिस्टर अनचेंड दोबारा से अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है और रॉन मिस्टर अनचेंड पे लात घूसों की बारिश चालू कर देता है। वो बिना रुके मिस्टर अनचेंड पे लगातार अटैक कर रहा होता है। वो अपनी पूरी स्पीड का यूज कर रहा होता है पंच बरसाने में, लेकिन मिस्टर अनचेंड के मसल्स इतने बड़े होते हैं कि उस पर कोई खास असर पड़ नहीं रहा होता। मोटी चमड़ी का है ना भाई, क्योंकि। लेकिन मिस्टर अनचेंड बड़ी चालाकी से अपने दोनों हाथों को अपनी चड्डी में से निकाल के उसके शोल्डर पे दे मारता है और रॉन जमीन में धंस जाता है और बेहोश हो जाता है। भाई, मिस्टर अनचेंड की पावर के बारे में आप लोग तो जानते ही हो कि मिस्टर अनचेंड कितना पावरफुल है। और यूजिरो हानामा दूर खड़ा समझ आता है कि ये इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मिस्टर अनचेंड को कोई टेक्निक तो आती नहीं है, वो अपनी पावर का यूज करता है बस। और अचानक से रॉन भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। रॉन की स्पीड मिस्टर अनचेंड से काफी ज्यादा होती है, तो वो मिस्टर अनचेंड पे लगातार काफी सारे अटैक कर रहा होता है और मिस्टर अनचेंड को परेशान कर देता है। अचानक से मिस्टर अनचेंड उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और अपने सर से उसकी नाक पे एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे उसकी नाक के साथ साथ उसका जबड़ा भी टूट जाता है। लेकिन फिर भी रॉन जैसे तैसे करके अपनी नोकीली फिंगर से मिस्टर अनचेंड के पेट पे हमला करता है, क्योंकि मिस्टर अनचेंड की मसल्स काफी मोटी और काफी बड़ी होती है। इसकी वजह से रॉन के हाथ की उंगलियां ही टूट जाती हैं। और ये देख के मिस्टर अनचेंड एक टक्कर और मारता है उसके सर में और रॉन से बोलता है कि बेटे, तुमने काफी अच्छी टक्कर दी मेरे को, मैं काफी इंप्रेस हुआ तुमसे। और फिर फाइनल टक्कर मारने के बाद वहां से चला जाता है और इस मैच का विनर मिस्टर अनचेंड होता है। और फिर ये बात काकू के पास पहुंचती है और वो बोलता है कि भाई, क्या हो गया चाइनीज फाइटर को, कोई भी नहीं जीत पा रहा है क्या? चाइनीज कुंफू इतना कमजोर हो गया है कि वो जापान का मुकाबला भी नहीं कर पा रहा? और इतने में ही काकू का बेटा बोलता है कि पापा, अगली फाइट मैं लड़ना चाहता हूँ। उसका बेटा बाकी हानामा से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अब मिस्टर काकू के बेटे और बाकी हानामा के बीच फाइट होने वाली है। और पहला अटैक शेनशाई की तरफ से होता है और बाकी इस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और इतने में ही उसके चिन पे एक जोरदार पंच मार देता है और ये पंच काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और ये पंच जब भी किसी अपोनेंट के चिन पे पड़ता है तो उसका दिमाग घूमने लग जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही शेनशाई के साथ होता है। ये पंच खाने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है और ये मैच 4 से 5 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। और ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये हुआ क्या अचानक से, और किसी को भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि मिस्टर काकू का बेटा इतनी आसानी से हार गया। और फिर जैसे ही वो मैच जीत के बाकी अपने रूम में जा रहा होता है तो मिस्टर अनचेंड आता है और उसको एक ताली मारता है और बोलता है, वाह बेटा, बहुत खूब। और अब नेक्स्ट फाइट काइरेत्सु और जाकू के बीच होती है। और जैसे इनकी फाइट स्टार्ट होती है तो जाकू काइरेत्सु को बातों में उलझाने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ हैंडशेक नहीं करोगे? और जैसे ये लोग हाथ मिलाते हैं तो जाकू बड़ी चालाकी से काइरेत्सु के घूमते हुए एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन काइरेत्सु, जिसने उसके हाथ को अभी तक छोड़ा नहीं होता, और वो उसके हाथ को मोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं कि जाकू बड़ी दूर जाके गिरता है। और जाकू ने अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन कर रखा होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को कहीं पे भी मूव कर सकता है।
है, मतलब अगर इस पे कोई पंच मारने की कोशिश करे तो अपनी बॉडी को खुद ब खुद ही उछाल सकता है और दूर जाके गिर सकता है ताकि वो उस अटैक से बच सके। और इस वक्त भी जाकू यही करता है और फिर दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होता है और बोलता है कायरेत्सु से कि क्या तुम मेरे साथ दोबारा हाथ मिलाना पसंद करोगे। लेकिन कायरेत्सु फिर दोबारा मान जाता है उससे हैंडशेक करने के लिए और ये दोनों फिर दोबारा हाथ मिलाते हैं। और तब जाकू अपनी दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करता है और कायरेत्सु का हाथ मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कायरेत्सु उसके इस अटैक को भी काउंटर कर लेता है और अपनी टांग को आगे खिसका के उसका हाथ मोड़ के उसी को ही जमीन पे पटक देता है। और फिर जैसे जाकू जमीन पर गिरता है और उसकी गर्दन टूटने वाली होती है, तभी वो अपना हाथ अपनी गर्दन पे लगा के अपनी गर्दन को टूटने से बचा लेता है। और वहां पे बैठा सारा क्राउड जाकू को गालियां दे रहा होता है कि तुम धोखेबाज हो, तुम लोगों को अपनी बातों में फंसा के उन पे अटैक करते हो। लेकिन जाकू को इनकी बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और दोबारा वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। कायरेत्सु पहले भी इस बंदे को काफी बार जमीन पर पटक चुका होता है, लेकिन ये बंदा बार बार उठता है और कायरेत्सु से हाथ मिलाने के लिए आ जाता है। और क्राउड चीख चीख के कायरेत्सु से बोलती है कि कायरेत्सु आप इससे हाथ मत मिलाओ, ये धोखेबाज है, ये इसकी एक चाल है। लेकिन कायरेत्सु उससे हाथ मिला लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जोर लगा रहे होते हैं, एक दूसरे की हड्डियां तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही कायरेत्सु अपने लेफ्ट हैंड से उस पे मुक्कों की बारिश कर देता है। लेकिन जाकू भी काफी ढीठ होता है, वो उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता। इतने सारे पंचेस खाने के बाद जाकू कायरेत्सु को एक पटकी मार देता है और उसके हाथ को अपने टांगों में फंसा के उसका शोल्डर डिसलोकेट कर देता है। और ये देख के ऑडियंस काफी ज्यादा भड़क जाती है और काफी ऑडियंस रिंग में उतर आती है। लेकिन कायरेत्सु उनसे बोलता है कि ये मेरी फाइट है और ये तुम लोगों के लड़ने की जगह नहीं है, मार्शल आर्टिस्ट ही लड़ते हैं। और वो सब लोग कायरेत्सु की बात मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और फिर कायरेत्सु फाइट स्टार्ट करते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है, मैंने सिर्फ अपने हाथों को ही ट्रेन नहीं किया है, मैंने अपने पैरों को भी ट्रेन किया है। और ये बात सुनने के बाद जैसे ही जाकू कायरेत्सु के टूटे हुए हाथ पे हमला करने की कोशिश करता है, तभी कायरेत्सु अपने पैरों से उसके हाथों को पकड़ के उसको फेंक देता है जमीन पर। और जाकू फिर अपने पैरों पे खड़ा होता है और कायरेत्सु की तारीफ करते हुए बोलता है कि आप बहुत महान फाइटर हैं, मेरे को भी आपके जैसा बनना है, क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ। और जैसे ही वो कायरेत्सु का पैर पकड़ता है तो वो पैर पकड़ के उसके एंगल को ट्विस्ट करने लग जाता है। वो उसके प्रेशर पॉइंट पे हमला करता है और इस प्रेशर पॉइंट से जो भी वेन्स गुजरेंगे वो ब्लड लेके जाते हैं हमारी बॉडी में, और इस पे प्रेशर बनाया जाए तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, जिससे बड़े से बड़े फाइटर्स की बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है। और फिर कायरेत्सु जमीन पर गिर रहा होता है और गिरते गिरते कायरेत्सु अपने पैरों से जाकू की दाढ़ी को उखाड़ देता है और जाकू को जमीन पे पटक देता है। तो गाइस, वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जाकू अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो जाता है और फिर से कायरेत्सु को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वो कायरेत्सु से बोलता है कि अरे, मैंने आपका शोल्डर डिसलोकेट कर दिया था, आप चाहो तो मैं इसको वापस ठीक कर सकता हूँ। और जो बंदा कमेंट्री कर रहा होता है वो चीख चीख के वहां पे बोल रहा होता है कि कायरेत्सु आप इसकी बात मत सुनना, ये एक ट्रैप है, ये पागल बना रहा है आपको। लेकिन कायरेत्सु इस बार भी उसकी बात मान जाता है। लेकिन इस बार जाकू कायरेत्सु पे हमला नहीं कर रहा होता, वो सच में उसकी हड्डी जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और ऑडियंस बैठे भी खुश हो रही होती है कि चलो, इतना भी बुरा नहीं है ये बंदा। और फिर कायरेत्सु अपना फाइनल मूव दिखाता है, क्योंकि अब कायरेत्सु का राइट हैंड भी ठीक हो चुका है, तो वो 1000 हैंड की टेक्निक यूज करता है। कायरेत्सु ने तो जैसे जाकू पे मुक्को लात घूसे की बारिश कर दी होती है। जाकू अपने फेस को कवर करके जमीन पर बैठ जाता है और फिर कायरेत्सु से बोलता है, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए, ये तो मेरा एक फाइटिंग स्टाइल है, आप तो कंटिन्यू करो। और अचानक से वो खड़ा होकर चीखने लग जाता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। दरअसल जाकू की एक नई टेक्निक होती है कि मेरी ये हरकत देख के कायरेत्सु को तो गुस्सा आ ही जाएगा और वो मेरे पे अटैक करने की कोशिश करेगा। और ठीक ऐसा ही होता है। जैसे ही कायरेत्सु उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, जाकू अपना सर कायरेत्सु के मुंह पे दे मारता है। भाई, ये बंदा नहीं मानने वाला हार। कायरेत्सु फिर से उस पे हमला करता है और जाकू फिर अपना सर पकड़ के जमीन पर बैठ जाता है। और कायरेत्सु उसका ये डिफेंस तोड़ नहीं पा रहा होता और कायरेत्सु सोचता है कि यार, बात नहीं बन रही, मेरे को कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। और फिर कायरेत्सु उसकी बैक पे पैर रख के उसके लोअर बैक पे प्रेशर डालने की कोशिश करता है। और जैसे ही अपने पैर से उसकी बैक को प्रेस करता है तो जाकू खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो खड़ा होता है तो अचानक से कायरेत्सु उसके सामने आ जाता है और उसके फेस पे एक जोरदार पंच मार के मैच को यहीं खत्म कर देता है। और फिर जाकू अपनी टीम के पास जाता है और उनसे जाके माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, मैं हार गया। और फिर बाकी उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, आपने अपनी पूरी कोशिश करी। और अब दूसरी फाइट दिखाई जाती है जो कि मोहम्मद अली जूनियर और सी किंग हान के बीच होती है। और जैसे इनकी फाइट स्टार्ट होती है तो पहला अटैक मोहम्मद अली की तरफ से होता है और मोहम्मद अली जूनियर का अटैक इतना फास्ट होता है कि जैसे ही वो पंच हान के चेहरे से टकराता है तो उसका चेहरा कट जाता है और वहां से खून आने लग जाता है। और फिर हान उसको एक जोरदार किक मारते हुए बोलता है कि तुम्हारे और मेरे फाइटिंग स्टाइल में जो चीज मुझे जितवाएगी वो है किकिंग, क्योंकि बॉक्सिंग में तो किकिंग होती ही नहीं है और तुम्हारे हाथ में अपने तक पहुंचने नहीं दूंगा। और दूर खड़ा हुआ बाकी जाकू से बोलता है कि कुछ टाइम पहले तक मेरा भी यही ख्याल था कि बॉक्सिंग में किकिंग नहीं होती, लेकिन बॉक्सिंग में किकिंग होती है। बॉक्सिंग में पंचिंग के साथ साथ किकिंग भी होती है। वो अपने पैर को जमीन पे जोर जोर से पटक रहा होता है और अपनी पोजीशन चेंज करने के साथ साथ पंचिंग भी कर रहा होता है, यानी बॉक्सिंग में पंचिंग और किकिंग दोनों होती है। और ठीक ऐसा ही होता है। हान मोहम्मद अली पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जूनियर मोहम्मद अली उसके ऊपर एक के बाद एक पंचेस बरसा रहा होता है। अब हान इतने सारे पंचेस खाने के बाद नीचे गिर जाता है और फिर जूनियर मोहम्मद
मोहम्मद अली रिंग से जा रहा होता है, लेकिन हान पीछे से चीखता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ तुमसे। और मोहम्मद अली जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, हान उठने की कोशिश करता है और वैसे ही लड़खड़ा के जमीन पर गिर जाता है और मोहम्मद अली वहां से चला जाता है, क्योंकि मोहम्मद अली को अपने पंचेस पे पूरा भरोसा होता है कि वो जिस किसी के भी मुंह पे पंच मारेगा वो दोबारा उठ के खड़ा नहीं हो सकता। और फिर कमेंटेटर ऑडियंस को बता रहा होता है कि हमारे सी एम्परर काकू ने हमसे वादा किया था कि हम जापानीज से एक भी मैच नहीं हारेंगे। और तभी वहाँ पे यूजिरो हानामा आ जाता है और कहता है कि हाँ, इसने सही कहा, काकू ने तुमसे वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हम 4 में से 3 फाइट जीत चुके हैं और अब फाइनल मैच बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि चाइनीज मार्शल आर्ट जापानीज मार्शल आर्ट के आगे फेल होने वाला है। और फिर यूजिरो हानामा सी एम्परर की तारीफ करते हुए बोलता है कि वो बहुत अच्छा फाइटर है और उसने वो चीज देखी है जो हम किसी ने भी नहीं देखी, यानी मेरा मुकाबला मेरे से दुगने एक्सपीरियंस बंदे के साथ है। और फिर वो ऑडियंस से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे एम्परर से हार गया तो वो 3 फाइटें जो हमने जीती हैं वो भी हार में बदल जाएंगी। और ऑडियंस से सुन के खुश हो जाती है कि चलो अभी हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी बची हुई है। और फिर देखते ही देखते सी एम्परर व्हील चेयर पे बैठ के रिंग में पहुंच जाते हैं और फिर जैसी फाइट स्टार्ट होती है, सी एम्परर अपनी व्हील चेयर उठा के जैक हानमा के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन जैक हानमा उस व्हील चेयर को अपनी एक उंगली पे घुमा रहा होता है और फिर वो व्हील चेयर जमीन पे रख के सी एम्परर से बोलता है कि आओ इस पे बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। और फिर जैसे काकू उस व्हील चेयर पे बैठता है तो जैक हानमा उससे पूछता है कि तुमने अपनी सारी जिंदगी चाइनीज कुंफू को दी है, तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि इसमें तुमने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया है इन 146 सालों में। और फिर काकू बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने अपने 146 साल चाइनीज मार्शल आर्ट्स को दे दिए हैं और इस जर्नी में मेरे को काफी ज्यादा तकलीफ भी उठानी पड़ी। मैंने अपने काफी दोस्तों को भी खो दिया क्योंकि मैं ट्रेनिंग में ही लगा रहता था, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ ताकत की भूख लगी थी। उस वक्त मैं सारे फाइटर्स का मजाक उड़ाया करता था। जिस भी फाइटर के बारे में मैं सुनता कि वो काफी अच्छा है लड़ने में, मैं उसके पास जाता, उससे फाइट करता और उसको हरा देता था। और काकू अपनी शर्ट उतारता है और यूजिरो हानामा से बोलता है कि ये जो तुम बॉडी देख रहे हो ना, ये ऐसी नहीं हुआ करती थी। मेरी बॉडी स्टील के जैसी मजबूत हुआ करती थी और मैं अपने सामने आने वाले हर एक अपोनेंट को हरा देता था। और तब मेरा मुकाबला एक बूढ़े आदमी से हुआ जिसको लोग मास्टर ऑफ मास्टर्स कहते थे और उस मास्टर ने मेरे को 1 से 2 सेकंड के अंदर हरा दिया था। उसकी हाइट मेरे से काफी छोटी थी, लेकिन उसने मुझको बड़ी इजीली हरा दिया था। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। और जब मैं उस बूढ़े आदमी से हारा तो मैंने अपने बॉडी बिल्डिंग वाले सारे इक्विपमेंट्स को बाहर निकाल दिया और मैंने उस टाइम पे ट्रेनिंग करना भी छोड़ दिया था। और मैंने सिर्फ इसी चीज पे फोकस किया कि मैं अपने बड़े बड़े मसल्स को उस मास्टर की तरह कैसे छोटा कर सकता हूँ और कैसे फ्लेक्सिबल बना सकता हूँ। मैंने 40 सालों तक कड़ी ट्रेनिंग करी और उसके बाद मेरी बॉडी की शेप बदलना शुरू हो गई। और फिर यूजिरो हानामा बोलता है, अच्छा तुम्हें ये लगता है कि मेरे पास पावर है और तुम्हारे पास लॉजिक, तो इसका मतलब तुम मेरे को हरा सकते हो। और ये कहते हैं यूजिरो हानामा उसकी कुर्सी अपने एक हाथ से उठा लेता है और उसको तोड़ देता है और काकू जंप लगा के उस कुर्सी से दूर कूदता है। काइरेत्सु और बाकी भी वहां पर खड़े होते हैं और पहला हमला यूजिरो हानामा की तरफ से होता है और ये हमला इतना ज्यादा फास्ट होता है कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन काकू उसके इस हमले से बचते हुए जंप लगा के दूर खड़ा हो जाता है। और यूजिरो हानामा अपने हाथ पे देखता है तो उसके हाथ पे काकू का चश्मा पड़ा होता है। सब सोच रहे होते हैं कि यूजिरो हानामा ने तो इस पे हमला कर दिया, लेकिन ये कैसे बच पाया इसके हमले से, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर यूजिरो हानामा उसका चश्मा दीवार में देके मारता है और काकू को एक जोरदार किक मारता है और काकू बैक फ्लिप खाते हुए अपने पैरों पे बड़ी आराम से खड़ा हो जाता है। काइरेत्सु गौर करता है और बोलता है कि काकू का स्टाइल शाओरी वाला है। शाओरी एक ऐसी टेक्निक है, इस टेक्निक में अपनी किसी भी बॉडी के पार्ट को डिसलोकेट किया जाता है। और जब यूजिरो हानामा ने उसके चेहरे पे एक किक मारी थी, उसका जबड़ा तोड़ने की कोशिश करी थी, तब काकू ने शाओरी का इस्तेमाल किया था और अपना जबड़ा डिसलोकेट कर लिया था ताकि वो उसके किक के असर को कम से कम कर सके। चलो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर आप किसी पंचिंग बैग पे पंच करोगे तो आपका पंच उस पे आसानी से लगेगा, और वहीं आप किसी पेपर पे पंच करोगे तो वो पंच आसानी से नहीं लगेगा। और यही वजह होती है कि यूजिरो हानामा का कोई भी अटैक काकू पे नहीं वर्क कर रहा होता और इसी टेक्निक को शाओरी कहा जाता है। और जैसे यूजिरो हानामा को समझ आ जाता है कि काकू शाओरी टेक्निक का यूज कर रहा है तो उसके सर पे एक लात मार देता है और काकू की नाक में से खून आने लग जाता है। और वहाँ काइरेत्सु बाकी को समझा रहा होता है कि शाओरी टेक्निक में अगर कोई हम पे सामने से हमला करता है तो उसको हम बड़ी आसानी से डिफेंड कर लेते हैं, और अगर कोई ओपोनेंट ऊपर की तरफ से हमला करेगा या फिर नीचे की तरफ से हमला करेगा तो उसको डिफेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर काकू यूजिरो हानामा को बोलता है कि अब मैं तुम्हें एक पंच मारूंगा और तुम्हें इसको रोकना है। और यूजिरो हानामा उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और काकू जैसे ही उसके वो पंच मारने वाला होता है तो यूजिरो हानामा डरते डरते पीछे हट जाता है। और वहाँ पे बैठे सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि यूजिरो हानामा काकू के एक छोटे से पंच से डर गया। और फिर जैसे ही काकू वो पंच मारता है यूजिरो हानामा के, यूजिरो हानामा साइड हट जाता है और वो पंच दीवार में लग जाता है और वो दीवार टूट जाती है। ऑडियंस भी समझ जाती है कि यूजिरो हानामा इस पंच को क्यों डॉज कर रहा था। दरअसल वो कोई आम पंच नहीं था, उस पंच में शाओरी की पावर को यूज किया गया था और इस पंच को हम डिफेंस और अटैक दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यूजिरो हानामा भी शाओरी की टेक्निक को यूज करने लग जाता है। सभी के सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा
जीनियस बंदा भी हो सकता है कि कोई 5 मिनट की फाइट में अपने अपोनेंट को देख के ही उस टेक्निक को यूज करने लग जाए और यहाँ तक कि मास्टर भी कर ले। और काकू उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और बोलता है कि लगता है अब तुम्हारी और मेरी शाओरी का मुकाबला होने वाला है। और फिर यूजुरो हानमा बोलता है, अबे बुड्ढे, तुझे ये शाओरी टेक्निक यूज करना मैं सिखाता हूँ, तूने तो अभी मास्टर भी नहीं किया है इसको। और अब यूजुरो हानमा शाओरी टेक्निक का यूज करते हुए और अपनी पावर को यूज करते हुए एक पंच बनाता है और उसको जमीन में दे मारता है। और उसके इस पंच की वजह से स्टेडियम लगभग डिस्ट्रॉय ही हो जाता है। इस पंच की पावर काकू के उस अटैक से काफी ज्यादा होती है और यह देख के काकू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और देखते ही देखते उनकी काफी ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। यूजुरो हानमा अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा होता है और काकू शाओरी टेक्निक का यूज करके अपनी बॉडी को बार बार डिसलोकेट कर रहा होता है। और फिर काकू यूजुरो हानमा के एक अटैक को डॉज कर लेता है और अपने घुटने उसके मुंह पे मारते हुए उसको गिरा देता है और उसको चीखते हुए बोलता है, अभी तुम मेरे सामने बच्चे हो, तुम मेरे आगे टिक नहीं पाओगे, तुम्हारे पास सिर्फ पावर है और मेरे पास इतने सालों का तजुर्बा। और ये सुन के यूजुरो हानमा को गुस्सा आ जाता है और कपड़े फाड़ते हुए उससे बोलता है कि अबे बुड्ढे, अपनी बकवास बंद कर। और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है और उसका डीमन बैग एक्टिवेट हो जाता है। और ये डीमन बैग तब एक्टिवेट होता है जब यूजुरो हानमा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और काकू उससे बोलता है कि तुम्हारे जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा, तुम्हारी बॉडी एक वॉरियर की तरह है और ऐसा लगता है कि तुम लड़ने के लिए ही पैदा हुए हो, तुम सामने वाले अपोनेंट को अपना शिकार समझते हो, यही तुम्हारी असलियत है, तुम एक जानवर की तरह हो। और यूजुरो हानमा बोलता है कि तू नहीं टिक पाएगा बे मेरे आगे, ये तेरा शाओरी शूरी कुछ भी काम नहीं आने वाला है अब तेरे, इससे बड़े तो तेरे लिए ये होता कि तू ये सब छोड़ देता। और अब यूजुरो हानमा अपना फाइनल अटैक करता है उस पर और यूजुरो हानमा अपने दोनों हाथों को हवा में उठा लेता है और अपना सबसे खतरनाक अटैक उस पर करने वाला होता है और अपने दोनों हाथों को लेकर काकू के कानों पे मार देता है। इससे काकू के कानों के पर्दे फट जाते हैं और उसके कान में से भी खून आने लग जाता है। और जैसे ही यूजुरो हानमा एक और अटैक करने वाला होता है उस पर, तभी काकू खड़े खड़े वहां पर मर जाता है। यूजुरो हानमा जो उस पर फाइनल पंच मारने वाला होता है वो वहीं पर ही रुक जाता है और फिर वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, अबे बुड्ढे उठ, अभी तो मुझे मजा आ रहा था लड़ने में। और फिर कुछ डॉक्टर आके वहाँ पे वेरीफाई करते हैं, वो बताते हैं कि काकू अपनी ओल्ड एज की वजह से मर चुका है। और कैरेत्सु और बाकी ये देख के हैरान हो जाते हैं काफी ज्यादा। और यूजुरो हानमा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसको अभी तो मजा आ रहा था फाइट लड़ने में और ये काकू मर गया। और फिर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। पर फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि काकू जिंदा हो जाता है और हंस रहा होता है और वो सभी लोगों को बोलता है कि मैं जीत गया। और काकू का बेटा उससे बोलता है कि डैड, आप कैसे जीत गए, आप तो मर गए थे। काकू उसको बताता है कि जब इंसान की मौत होती है तो वो उसका अल्टीमेट डिफेंस होता है। अगर एक बंदा मर गया तो उसको हराओगी कैसे? अगर एक बंदे को नॉकआउट कर दिया तो उसका अपोनेंट उसको मारता पीटता नहीं है। यूजिरो हानामा यहाँ पर जीत कर भी हार गया, मेरे लॉजिक ने उसकी ताकत को हरा दिया। और काकू का बेटा बोलता है कि डैड, लेकिन आपने तो चीटिंग की है, ये तो चीटिंग है। और काकू बोलता है कि हाँ, मैंने चीटिंग की है, मुझे सिर्फ जीतने से फर्क पड़ता है। क्या तुम नहीं जानते कि कुछ जानवर अपनी जान बचाने के लिए मरने का नाटक करते हैं? अगर हम काकू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काकू यहाँ पे जीत चुका है, वरना बाकी रिजल्ट तो आपको पता ही है। क्योंकि भाई जब डीमन बैक एक्टिवेट कर लेता है ना यूजिरो हानामा, तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये पार्ट 6 कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है, तो चैनल पे बने रहना। और गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।